बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेख आसिफ अली है। मैं इस वक्त AIG लीगल HRC के तौर पे CPO पंजाब में काम कर रहा हूँ। आज मैं आपके लिए मौजू लाया हूँ कि क्राइम सीन क्या है और उधर हमें क्या क्या करना चाहिए। आपको जैसा कि मालूम है कि क्राइम सीन पे सबसे पहले आपने जो बंदे पहुँचते हैं वो हमारे पुलिस के ही रिस्पोंडर हैं। पुलिस वाले ही सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं। तो इसलिए क्राइम सीन को प्रिज़र्व करने के लिए, महफूज बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो मैं उन्हीं के बारे में आपसे तज़किरा करूँगा और उधर से एविडेंस, शहादतें किस तरह कलेक्ट करनी है, आपने जमा करनी है, वो भी बताऊँगा। और उनको प्रिज़र्व कैसे करना है, कि उनको किस तरह आपने महफूज बनाना है कि उसकी बिना पर आप केस में कन्विक्शन करवा सकें, सज़ा दिलवा सकें मुल्ज़मान को, और मुल्ज़मान को ट्रेस भी कर सकें। इस सिलसिले में पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्राइम सीन है क्या। क्राइम सीन एक ऐसी जगह है जहां कोई वक़ुआ पेश आया हो, जिसको हम उर्दू में जाए वक़ुआ कहते हैं। अगर आप वहाँ पहुँचते हैं और आपके पहुँचने में देर हो जाती है, या आप वहाँ पहुँच के अपना काम शुरू नहीं करते, उसमें डिले करते हैं, देर करते हैं, तो आपकी शहादतें ज़ाया होने का पूरा इम्कान होता है। उस सूरत में जो एट द टाइम ऑफ क्राइम अक्रेंस, जब कोई जुर्म हुआ था, उस वक्त जो हालत उस जाए वक़ुआ की थी वो मौजूद नहीं रहती, क्योंकि कई लोग, उनके रिश्तेदार, दूसरे राहगीर, ये वो, और उसके अलावा आजकल सबसे ज़्यादा प्रेस वाले और सोशल मीडिया वाले एंकर जो हैं, वो वहाँ पहुँच जाते हैं और सारी शहादतों को वहाँ ख़राब करने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश नहीं करते, लेकिन वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए जितनी जल्दी उधर आप उसको महफूज बना के टेप के ज़रिए उसको कोडन ऑफ करके और उधर अपनी तैयारी शुरू करते हैं एविडेंस कलेक्शन की, और तो उतना ही अच्छा है। ऑल्दो ये जो क्राइम सीन या जाए वक़ुआ पर एविडेंस की, शहादतों की तलाश और उसको सारा ऑब्ज़र्व करना एक बहुत लंबा और थका देने वाला अमल है, लेकिन इसको करने पर और सही तरीके से अंजाम देने पर हम केसेस को यकसू कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और मुल्ज़मान को ट्रेस आउट कर सकते हैं और उनको गिरफ़्तार कर सकते हैं, और मज़लूम को, विक्टिम को हम इंसाफ दिला सकते हैं। 4 इक़दामात हैं जो हमने क्राइम सीन पे जाके करने हैं, जाए वक़ुआ पे। सबसे पहले तो ये है कि हमने वहाँ पहुँच के ये देखना है कि क्राइम सीन है क्या, उसकी क्या जुज़ियात हैं। उसको हम सर्वे करेंगे और उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, उसको दस्तावेज़ात की सूरत में ले आएंगे, लिख लेंगे कि फ़लानी जगह पे ये था, उस जगह पे ये था, और अगर कोई मर्डर का केस है तो लाश यूं पड़ी थी, और ये सारा हम अपने नोट्स में ले लेंगे ताकि आसानी रहे। ये आइडेंटिफाई करना है, हमने ये ढूंढना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शहादत के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं और एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं। उनका हमने टेस्ट करना है, हमने उसको देखना है, कंपैरिजन करना है कि ये वाकई शहादत के तौर पे कारआमद है या नहीं। उसके बाद हमने इनफरादी तौर पे हर चीज़ को लहदा इनफरादी तौर पे टैगिंग करनी है, और उसको लिखना है कि ये चीज़ यहाँ थी और ये एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है, ताकि हमें कल को सीन को रिकन्स्ट्रक्शन, यानी कि दोबारा से बना के सोचने में कि ये हुआ होगा, इस तरह हुआ होगा, वो सारा उसी एविडेंस की बुनियाद पे मुनहसर है। इसके अलावा जब आपने सिक्योर कर लिया है, महफूज कर लिया है उसको, क्राइम सीन को, जाए वक़ुआ को, टेपिंग वगैरह करके, लोगों को हटा के, कैमरामैन को हटा के, प्रेस वालों को हटा के, सोशल मीडिया वालों को हटा के, ताकि वहाँ शहादतें ज़ाया ना हों, तो जो फर्स्ट रिस्पोंडर है, यानी कि पुलिस ऑफिसर जो सबसे पहले वहाँ पहुँचा है या पहुँचे हैं, उनका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उनकी ज़िम्मेदारियों में शामिल है
कि वो सबसे पहले तो जो विक्टिम है, जिस पे कोई जो मज़लूम है, जिसके ख़िलाफ़ कोई जुर्म हुआ है, उसको असिस्टेंस दें, उसकी दाद रसी करें। अगर वो ज़ख्मी है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं, अगर उसको कोई और चीज़ है तो उसको दिलासा दें। और उस क्योंकि वो मेन विक्टिम जो है, उसी की मेन जो एविडेंस है, उसकी शहादत जो है, उसकी जो स्टेटमेंट है, वो ही आगे केस को चलाएगी। उसके बाद आपका दूसरा ये आएगा काम कि आप तलाश शुरू करें कि कौन से लोगों में से मशकूक लोग हैं और ये मुल्ज़म हो सकते हैं, और कोशिश अगर हो सके मुमकिन तो मुल्ज़म को अगर आप ट्रेस आउट कर लेते हैं तो उसको गिरफ़्तार भी करें। इसके अलावा आपका तीसरा काम ये है कि आप तमाम जो भी वहाँ विटनेसेस हैं, जिनके आगे आंखों के सामने ये वक़ूआ हुआ है, या जो विटनेस देना चाहते हैं, उनको रोकें, वहाँ उनको जाने ना दें, और उनकी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करें, इन राइटिंग लाएं, ताकि वो आपको आगे फ़ायदा दे सके, इन्वेस्टिगेशन में AIO को फ़ायदा दे सके। इसके अलावा आपका चौथा ये है कि आपने सीन को, ये जाए वक़ूआ को पूरी तरह महफूज बनाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहादतें इकट्ठी हो सकें और आपकी इन्वेस्टिगेशन में IO को फ़ायदा पहुंच सके। आपने जो भी नोटिंग वगैरह की है और जो भी की है, वो इन्वेस्टिगेटर यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तफ्तीशी के आने पर आप अपने सारे नोट्स उसके हवाले कर दें ताकि उसको मदद मिल सके। इसके अलावा जो आपको हिफाजती इक़दाम करने चाहिए जाए वक़ूआ पर रहते हुए, उसमें सबसे पहले तो ये है कि आप महफूज तरीके से जाए वक़ूआ पर पहुँचे। ये ना हो कि दूसरे लोग तो शायद ना ख़राब कर रहे हों उस जाए वक़ूआ को, शहादतों को, उल्टा आप वहाँ पहुँच के वो शहादतें ज़ाया कर दें। इसके अलावा ये आपकी सबसे पहले ज़हन में होना चाहिए कि मेरी ये प्रायोरिटी है कि मैंने इसको इस तरह जाना है जाए वक़ूआ पे कि कोई शहादत ज़ाया ना हो। उसके अलावा आपने देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि देखने में तो मामूली हैं और उनकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन एविडेंस के तौर पर, शहादत के तौर पर वो फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, वो कोरोबरेट कर सकती हैं आपके केस को। इसमें वेपन्स या मतलब ये पिस्तौलें वगैरह, असलहा या कोई ऐसे केमिकल्स वगैरह जिससे कि मौत हो सकती है या चेहरा जलाया जा सकता है, कुछ किया जा सकता है। इसके बाद और आपको ये एहतियात करनी चाहिए कि आप वहाँ आने के रास्तों को पूरी तरह सिक्योर करें जाए वक़ूआ पे, ताकि शहादतें महफूज रह सकें। और इसमें आने से मतलब जिस तरह कि बारिश वगैरह का अगर ख़तरा है या आंधी का ख़तरा है, तो उसके हिसाब से आप इक़दाम करें कि शहादतें ज़ाया ना हों। और जो मतलब मशकूक ख़तरनाक किस्म के लोग हैं जो कि शहादतों को ज़ाया कर सकते हैं, जिनको पता ही कुछ नहीं है, जैसे प्रेस वाले हैं या वो सोशल मीडिया वाले हैं या TV वाले हैं, तो उनको वहाँ आने से रोकें। अगर आप ये देखें, लास्ट ये है कि अगर आप ये देखें कि आपको अकेले के बस की ये बात नहीं है, तो आप फौरी तौर पे अपने सुपरवाइज़र को इतला दें, अपने अफसरान को इतला दें, ताकि आपको कुमक भेजी जा सके, मज़ीद पुलिस वाले भेजे जा सकें। आपने जाए वक़ूआ पर अपना जो कुछ आपने देखा है वो सारा आपने लिख लेना है कि ये इस तरह है और ये लग रहा है, और उनके नोट्स भी बनाएं ताकि आपने जो रिपोर्ट करनी है या वो करना है तो उसमें वो सारा आप लिख सकें। उसके अलावा आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है, आपने क्या मुशाहिदा किया है, वो ज़रूर लिखें उन नोट्स में, ताकि IO की हेल्प हो सके, उसकी मदद हो सके। उसके अलावा आपने IO के आने से पहले जिन लोगों से कांटेक्ट किया, जिनके को इंटरव्यू किया, वो सारे भी नोट्स बनाएं ताकि वो आगे उसको IO को दिए जा सकें। उसके अलावा आपने जो भी एविडेंस वहाँ से कलेक्ट की है IO के आने से पहले
उसको टैग करके पैकेट्स में महफूज करके उसके वो पार्सल बना के और उनको अच्छी तरह फ़ोटोग्राफ करके और उनका एक अलहदा पेज पे सफ़े पे उनका सारा लिख के तो वो आपने आईओ के हवाले करना है। अब हम आ जाते हैं कि फ़ोटोग्राफ़ी किस तरह करनी है आपने क्राइम सीन की जाए वक़ूआ पे। जितनी जल्दी हो सके आपके पहुंचने के बाद आपने फ़ोटोग्राफ्स उतारने हैं। और आजकल तो कैमरे की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके जेब में जो टेलीफोन है स्मार्टफोन उसी में कैमरा है, आप फौरी तौर पे अच्छी तस्वीर करीब से कम से कम 3 पोजीशंस से उतारें कि ओवरऑल पीछे से कि पूरे जाए वक़ूआ की फ़ोटो आपने उतार ली। उसके अलावा बीच में जाके के चारों छः तरफ की आपने तस्वीरें उतार ली। और उसके बाद जो मखसूस चीज़ें हैं, ख़ुसूसी चीज़ें हैं जिसमें एविडेंस या कोई और प्रॉपर्टी वगैरह है या लाश वगैरह है, उसकी करीब से भी आपने तस्वीरें उतारनी हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आपने ये फ़ोटोग्राफ़ी आपने पहुंचने से लेकर अपने वहां से वापसी रवाना होने तक करनी है। आपने पहली फ़ोटोग्राफ तब उतारनी है जब आप अभी वहां जाए वक़ूआ पर दाखिल नहीं हुए, उससे पहले आपने पीछे से फ़ोटो उतारनी है। उसके बाद आपने जो विक्टिम्स हैं उनकी, जो वहाँ हजूम जमा है उसकी, और जो वहाँ गाड़ियाँ वगैरह व्हीकल्स हैं उनकी भी तस्वीर उतारनी है। उसके अलावा आपने जैसे कि पहले बताया कि ओवरऑल सीन जाए वक़ूआ की तस्वीर, दरमियान में से तस्वीर हर तरफ की, और फिर मखसूस चीज़ों की, ख़ुसूसी चीज़ों की क्लोज़अप्स में तस्वीर उतारनी है। और इसमें आपने मुनासिब दूरी का, डिस्टेंस का अहाता करना है और इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, और इसी तरह आपने एविडेंस आइटम्स जितनी भी वहाँ आपने टैग किए हैं, मिली हैं आपको, उनकी इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे तस्वीर उतारनी है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर कोई वहाँ आपको निशानाते उंगश्त, फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिले हैं या पाँव के निशान मिले हैं, जूते के निशान मिले हैं, उनकी भी तस्वीर बड़ी अच्छे तरीके से 3-3 व्यूज़ से 3-3 अतराफ़ से उतारनी है कम से कम। और जो जूते वगैरह के निशानात हैं उनको आपने उठाना भी है और फिंगरप्रिंट्स को भी उठाना है। अच्छा जी, उसके अलावा सबसे उसके बाद जो चीज़ अहम आएगी और कल को आईओ के या केस में सज़ा दिलवाने में काम आएगी, वो है जाए वक़ूआ का स्केच प्लान। जाए वक़ूआ का प्लान जो है वो आपने पहले तो रफ़ स्केच प्लान ही बनाना है वहाँ, क्योंकि उसमें आपने ये एक परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पे आपका इस्तेमाल होना है और केस में, इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। इसके अलावा आपने जब वो प्लान बनाना है, आपने वो खाका बनाना है जाए वक़ूआ का, तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि कोई भी चीज़ उसमें से ना रह जाए। अगर कोई बल्ब लगा हुआ है तो वो भी आए, पंखा लगा हुआ है तो वो भी मेंशन हो, अगर कोई ऑटो फ्रेशनर लगा हुआ है, एयर फ्रेशनर, वो भी आए, ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। कल को आपको पता हो कि क्या चीज़ कहाँ थी, तो कहाँ से एविडेंस मिली, इसमें आपको ट्रैजेक्टरी कि भाई कहाँ से अगर कोई गोली वगैरह चलने का है तो कहाँ से आई होगी, कहाँ तक गई होगी, वो सारा है। खिड़कियाँ कहाँ हैं, दरवाजे कहाँ हैं, बेड कहाँ पड़ा था, कुर्सी कहाँ पड़ी थी और कितनी थी, और उसकी सारी आपने डिटेल बतानी है। उसमें सिर्फ ये नहीं कि कुर्सी पड़ी थी, आप वो भी लिखेंगे कुर्सी का रंग क्या था, वो किस किस्म की थी, फोमी थी, बैत की थी, किसकी थी, वो आपने ये ज़रूर डिस्क्रिप्शन ज़रूर करनी है। उसकी जो डिस्क्रिप्शन है किसी भी चीज़ की, किसी भी एविडेंस की, वो बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा जी, और इस प्लान का जो साथ है वो आपकी फ़ोटोग्राफ्स के साथ कोरोबरेट होना चाहिए कि जो आपका खाका आपने बनाया है जाए वक़ूआ का,
वो आपने जो फ़ोटोएँ साथ उतारी हैं उनके साथ मैच करता हो, उससे अलहदा ना हो या आपस में कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। इसके अलावा अपने अंदाजे से आपने रफ स्केच में डिस्टेंसेस भी लगानी है कि कितनी दूरी पे क्या चीज़ थी, कितनी दूरी पे क्या चीज़ थी। वो तो जब आप पक्का नक्शा बनवाएंगे तो उसमें सारा कुछ नाप तोल के आ जाता है, लेकिन रफ स्केच में आपने अपने अंदाजे से भी बताना है कि जी 5 से 6 फुट की दूरी पे ये था, 2 फुट की दूरी पे ये था। और जब आपने पक्का नक्शा बनवाना है तो ऑब्वियसली उसमें हर चीज़ पूरे मेजरमेंट्स के बाद आएगी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि शहादतें क्या हैं, शहादत क्या है, एविडेंस क्या है। एविडेंस अगर देखा जाए तो उसमें सारी ही चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपको वहाँ से मिली हैं जुर्म को ट्रेस करने के लिए या जुर्म को कैसे हुआ था उसको बताने के लिए। इसमें आपके निशानात उंगश्त, फिंगरप्रिंट्स, पाँव के निशानात, जूते के निशानात, बाल, कोई कपड़े का टुकड़ा या धागा या खून वगैरह या थूक या कोई और ऐसा मटेरियल जिससे आप डीएनए एनालिसिस करवा सकते हों, और कोई ऐसी चीज़ जिससे कि आपके मतलब आपको महसूस होता हो कि इससे ये जुर्म में इस्तेमाल किया गया है। ये सब एविडेंस है। इसमें जो फिज़िकल एविडेंस है कि जो आपको नज़र आने वाली एविडेंस है या शहादत है, उसमें वो प्रूव करती है कि यहाँ जुर्म हुआ था, ये इस तरह हुआ था। वो कोरोबरेट करती है, वो आपने जो बयान किया है उसकी वो तायीद करती है। और वो फिज़िकल एविडेंस शहादत की वजह से ही आप सस्पेक्ट को यानी कि मुल्ज़म को मुबैना मुल्ज़म को मज़लूम के साथ, विक्टिम के साथ रिलेट करते हो, यानी कि आपको पता चलता है कि क्या हुआ होगा और ये जुर्म किस लिए हुआ और कैसे हुआ होगा। इसके अलावा यही एविडेंसेस होती हैं, या हो सकता है आपको शनाख्ती कार्ड वहाँ मिल जाए, कोई कॉपी मिल जाए, कोई कुछ मिल जाए, जिसकी वजह से किसी भी बंदे की आइडेंटिटी उसके मतलब है का आपको पता चल सकता है कि ये बंदा यहाँ आया है, ये क्राइम पे इसकी चीज़ मौजूद है, इसका कोई ना कोई ताल्लुक़ इस जुर्म के साथ है। और इसके अलावा ये फ़िज़िकल जो शहादतें हैं ये आपको क्राइम सीन को यानी कि जाए वक़ुआ पर जुर्म किस तरह हुआ था उसको बनाने के लिए अपने ज़हन में आपका साथ देती हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़, ये सारी शहादतें हमने इकट्ठी कर ली, हर चीज़ कर ली, लेकिन आपने उस शहादत को महफूज कैसे बनाना है। महफूज भी आपने बना लिया कि उसको पार्सल बना लिए, उस पर मोहर जब्त कर दी और वो सारा कुछ कर लिया, लेकिन चेन ऑफ कस्टडी बहुत ज़रूरी है कि किसके हवाले किया, कब किया। क्योंकि अगर आजकल हम देखें तो हमारे नारकोटिक्स में हम इतने पर्चे देते हैं और अच्छी इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, लेकिन सिर्फ चेन ऑफ कस्टडी की वजह से वो केस अदालतों से खारिज हो जाते हैं और मुल्ज़मान दनादे फिरते हैं कि जी कांस्टेबल फ़लाने को दिया था कि पीएफएस से दिया है 10 तारीख को, 9 तारीख का वक़ूआ है, 10 तारीख को उसको दिया। वो कांस्टेबल साहब या आईओ साहब पहुँचे हैं पीएफएस से 17 तारीख को, 15 तारीख को, 14 तारीख को, तो वो अपने पास रख के बैठे हुए हैं। चेन ऑफ कस्टडी टूट गई है कि उसकी महफूजियत नहीं रही, वो सारा का सारा केस आपका ख़राब हो गया। इसलिए चेन ऑफ कस्टडी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा जी, इसमें ज़ाहिर बात है जैसे पहले भी हमने तस्करा किया कि इसमें सबसे ज़्यादा पार्सल की अहमियत है कि पार्सल कैसे बना, क्या मोहर लगी, और उसके बाद ये हर इंडिविजुअल चीज़ को इनफरादी तौर पे लगना है। उसके बाद आपने इसको जो है कि आपने इंश्योर करना है, आपने इंश्योर करना है कि ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही है। अच्छा जी, और जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसका साथ आपकी पेपर वर्क भी दे रहा है कि आपने जो जो कुछ लिखा हुआ है शहादतों वगैरह के बारे में, वो ये है कि अगर आपने कहा कि चर्च काले रंग की थी तो वो काले रंग की ही है।
अगर चर्च आपने काली लिख दी हुई है और वो निकली डार्क ब्राउन है तो आपका केस वहाँ भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने ये जेनरिक टर्म्स नहीं इस्तेमाल करनी कि जी चरस थी 500 ग्राम या 1000 ग्राम। आपने लिखना कि जी चरस थी 1000 ग्राम, इतने उसके पीसेस थे, इस साइज़ के पीसेस थे, ये वज़न था, ये उसका रंग था, ये उसकी शक्ल थी। फिर ही वो आगे उस मुल्ज़म को मुजरिम तक लेके जाएगी और उसको कन्विक्ट करवा सकेगी। अदरवाइज़ अदालत उसको रिहा कर देगी कि जी आपकी तो इन्वेस्टिगेशन ही किसी काम की नहीं है। अच्छा जी, उसके अलावा ये है कि अगर हमें वहाँ से कोई गीली शहादत मिली है जाए वक़ुआ से, तो उसको कैसे महफूज करना है, और उसकी चेन ऑफ कस्टडी तो वही रहनी है जैसे पहले बयान किया गया, लेकिन उसको महफूज कैसे करना है कि अगर जैसे स्पर्म या थूक या कोई ऐसी चीज़ या खून मिला है तो उसको सुखा लेना है और आपने फिर उसको पैक करना है, और पैक आपने कागज़ के लिफाफे में करना है, प्लास्टिक का लिफाफा बिल्कुल यूज़ नहीं करना। उसको सुखा के तो उसमें अलहदा हर आइटम को पैक करना है और प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना। ठीक, थैंक यू। कितना? दोबारा बोल रहे हैं, थैंक यू, शुक्रिया। हाँ जी, थैंक यू।